बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा है? कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर को डिस्कस करने से पहले हम आज देखेंगे कि हम इसमें मेन पॉइंट्स कौन कौन से देख रहे हैं। जो मेन पॉइंट आज आप इसमें देख रहे हैं वो कौन से? एक इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन, ये फर्स्ट पॉइंट में आएगा। सेकंड पॉइंट में हमारे पास आएगा कि एक्सप्लेनेशन इसकी कौन कौन सी है, फार्मूला हमारे पास इसका कौन सा आता है, कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होती है, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस के कैपेसिटेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। 6 आएगा यूनिट इसकी कौन सी है, और हमारे पास 7 पे आएगा डेफिनेशन ऑफ फेरेड के हमारे पास फेरेड की डेफिनेशन क्या है जो कि हमारे पास कैपेसिटेंस की यूनिट है। तो फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस है। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, कैपेसिटर हमारे पास ऐसी डिवाइस है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर कर लेता है, उन्हें रोक लेता है एक जगह पर। ठीक है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि कैपेसिटर हमारे पास ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज से बेटर है कि हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैपेसिटर स्टोर करता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज भी कहें तो फिर भी हमारे पास गलत नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर हमारे पास रोज़मर्रा लाइफ में कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, डेली लाइफ में सब में हमारे पास पुराने ज़मानों में, आजकल तो उनका रिवाज नहीं है, पुराने ज़मानों में हमारे पास कैमराज होते थे फ्लैश वाले। ठीक है, अब जब भी हम उस कैमरा से फ्लैश लगाते थे, ठीक है, फ्लैश ऑन करते थे, तो क्या करता था वो एक काफ़ी ब्राइटनेस के साथ हमारी आंखों में पड़ती थी और आंखें हमारी इस तरह कहते हैं ना चुंधिया सी जाती थी, यानी कि वो काफ़ी इंटेंसिटी वाली हमारे पास फ्लैश लाइट थी। तो सेल तो बीच में छोटा सा पड़ा हुआ होता है, ठीक है, पेंसिल सेल उसको हम कहते हैं, छोटा सा सेल उसमें हमारे पास पड़ा होता है कैमरा में, लेकिन इतनी बड़ी वो फ्लैश कैसे हमारे पास दे देता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो सेल होता है कैमरा का वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 एम्पेयर हमारे पास करंट दे देगा। ठीक है, लेकिन फ्लैश के लिए हमारे पास 5 एम्पेयर कम से कम करंट चाहिए। तो हम इतना ज़्यादा करंट फ्लैश को कैसे दे देते हैं जबकि हमारे पास उसके अंदर सेल पड़ा हुआ है वो भी 1.5 एम्पेयर का। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास डिवाइस यूज़ होती है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है कि चार्ज को पहले तो सेल से एनर्जी लेके चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, जब चार्ज को स्टोर करता है तो क्या करता है कि जब हमें फ्लैश ऑन करनी होती है, मतलब हम कैमरा से कोई पिक्चर खींचते हैं, तो क्या करता है कैपेसिटर सडनली, याद रखना वर्ड सडनली अपनी सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसे एकदम से उसको दे देता है, यानी कि फॉर अ सेकेंड या 2 सेकेंड। ठीक है, कि फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं कि कैपेसिटर क्या होता है कि पहले हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, सेल से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और क्या करता है, स्टोर करता है। और जब हमें किसी चीज़ को एनर्जी देनी होती है, मतलब फ़र्ज़ करें हमें फ्लैश को ऑन करना है, तो कैपेसिटर क्या करेगा कि एकदम से सारी की सारी एनर्जी उठा के दे देगा कि ये लो और फ्लैश ऑन करो। तो हमारे पास फिर इस तरह से हम कहते हैं कि 5 एम्पेयर करंट हम क्या कर सकते हैं या किसी फ्लैश को दे सकते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर हमारे पास ऐसी डिवाइस है जो सडनली एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। तो आज हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह से अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, तो कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है कि एक अगर हम लें कोई भी पैरेलल प्लेट्स लें, ये हमने क्या ली, कोई भी पैरेलल प्लेट्स ली। ठीक है, और इसी तरह की एक और प्लेट यहाँ पर भी ले लेते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 2 एक सेम प्लेट्स आ गई। ठीक है, कैपेसिटर में यूज़ होती हैं मेटल प्लेट्स, यानी हम उनको कंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटर में कौन सी प्लेट्स यूज़ होती हैं, मेटल प्लेट्स यूज़ होती हैं, हम उनको कंडक्टर भी कहते हैं। और याद रखें कि मेटल प्लेट पे जो हमारे पास चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है, मतलब वो न्यूट्रल होती हैं। किस तरह से हमारे पास न्यूट्रल होती हैं, क्योंकि अगर हम एक मेटल प्लेट लें, ठीक है,
कोई भी हम मेटल प्लेट लें तो उस पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, इक्वल अमाउंट में होंगे। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है नेगेटिव चार्ज कम है, नहीं। कोई भी अगर मेटल प्लेट हम ले रहे हैं तो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जो तादाद है वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि मेटल प्लेट हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। जैसे कि अगर हम घरों में कोई भी कॉपर तार है, ठीक है, तो कोई भी कॉपर तार को आप ऐसे हाथों में पकड़ लें, करंट लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने उसको किसी एसी सप्लाई या बैटरी से अटैच नहीं किया। तो अगर हम ऐसे ही किसी मेटल को पकड़ लें तो हमारे पास उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब वो न्यूट्रल होगी और हमें कोई करंट नहीं लगेगा। न्यूट्रल का मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर हैं, इसलिए एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी दो मेटल प्लेट्स हैं और हमने क्या कहा कि ये न्यूट्रल हैं। ठीक है, कोई भी मेटल प्लेट्स हैं, कोई भी मेटल प्लेट्स हैं और हमने क्या कहा कि ये न्यूट्रल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इन मेटल प्लेट्स के दरमियान कोई भी हमारे पास एयर होती है, ठीक है, या वैक्यूम होता है, या हमारे पास कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हम इन प्लेट्स के दरमियान रख देते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से प्लेट पड़ी हुई हैं, पैरेलल प्लेट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, पैरेलल मेटल प्लेट्स पड़ी हुई हैं और इसके दरमियान में या तो वैक्यूम होगा या एयर होगी या हमारे पास कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होगा। ठीक है, अब देखिए कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हमारे पास क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हमारे पास क्या होता है। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए याद रखना है कि ये हमारे पास कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, या हम कहते हैं कि ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है कि ऐसा मटेरियल कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, या हम इसको कह सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है। ठीक है, कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। ठीक है, उसके अलावा हम कहते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक एग्जाम्पल्स में हमारे पास कौन से आती हैं। प्लास्टिक अगर ले लें तो डाई इलेक्ट्रिक है, गिलास हो गया, ठीक है, वुड होगी, उसके बाद माइका हो गया, ये रबड़ हो गया, ये सारी हमारे पास क्या है, ये डाई इलेक्ट्रिक की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, वर्किंग पे अभी बात नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट देख रहे हैं कि कैपेसिटर में लगा हुआ क्या क्या है। ठीक है, अभी हम वर्किंग की बात नहीं कर रहे। हमने क्या किया कि दरमियान में हमने फ़र्ज़ कर लिया कि कोई भी एयर है। ठीक है, मतलब ऐसे मैंने प्लेट्स रखी ना, अब मेरे को दरमियान में क्या है, दरमियान में एयर है। ठीक है, हमने ऐसा कैपेसिटर लिया कि जिसमें हमारे पास दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, मेटल की प्लेट्स हैं, और दरमियान में क्या है, एयर है। ठीक है, अभी मुझे बताएं कि क्या इन प्लेट्स पे कोई चार्ज है। अभी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल प्लेट्स हैं। चार्ज कब आएगा, जब हम इसके साथ कोई ना कोई बैटरी अटैच करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसके साथ एक बैटरी अटैच कर दी, यहाँ पे एक बैटरी अटैच कर दी, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे क्या कर दिया, इसके साथ जोड़ दिए। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि इस मेटल प्लेट्स में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो क्या है, इक्वल हैं बिल्कुल। यानी अगर इसके पास 10 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो 10 ही नेगेटिव चार्जेस हैं, इसके पास भी 10 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो 10 ही नेगेटिव चार्जेस हैं। यानी दोनों के पास चार्जेस है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हैं, इक्वल है, इसलिए हम इनको न्यूट्रल कहते हैं। अब होगा क्या कि यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा कि इस प्लेट में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेगा, खींच लेगा, उनको निकाल देगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकालेगा। 1 2 3 4। हमने फ़र्ज़ किया कि इसने इस प्लेट में से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं। ठीक है, वैसे तो सैकड़ों निकालेगा, हज़ारों निकालेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन जस्ट समझने के लिए हमने कहा कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन इस प्लेट में से निकाल लिए हैं। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि किसी भी एटम में से कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें तो पीछे क्या बच जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है, यानी कि इस मेटल प्लेट में से जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो पीछे जो चार्ज बच जाएगा वो कौन सा चार्ज होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले हैं तो इस पे क्या आ जाएगा, 4 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है,
इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकले, पीछे 4 वो पॉजिटिव चार्ज छोड़ आए, ठीक है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से बैटरी में से होके गुजरेंगे, ठीक है, तो बैटरी क्या करेगी, इनको एनर्जी देगी और यहाँ से ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हुए इस मेटल प्लेट पे आ जाएंगे। अब ये मेटल प्लेट क्या थी, न्यूट्रल थी, मतलब 10 इसके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, 10 इसके पास नेगेटिव चार्जेस हैं। अब वो तो एक दूसरे को फैक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, इसलिए कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन ये 4 नेगेटिव चार्जेस और इस पे आ गए हैं, ठीक है, यानी अब कितने हो गए, 14 नेगेटिव चार्जेस हो गए हैं, 10 पॉजिटिव चार्जेस हो गए हैं। तो 10 नेगेटिव चार्ज, 10 पॉजिटिव, ये तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आके इसके ऊपर बैठ जाएंगे और हमारे पास क्या होगा कि इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ रहे हैं। बैटरी ने उनको एनर्जी दी और वही एनर्जी हासिल करके इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के ऊपर आ गए। और चूंकि इस प्लेट के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए हैं, तो हम कहेंगे कि इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, अब नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। तो जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा कि हमारे पास क्या, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, तो क्या होगा कि हमें पता है कि जहाँ भी एक पॉजिटिव की लेयर है, नेगेटिव की लेयर है, तो हमारे पास इसके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो हमें पता है कि वो पॉजिटिव से जनरेट होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, ठीक है। पहले टॉपिक्स में हम इस पर बात कर चुके हैं। और 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और वो कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, ठीक है। यानी कि जितना बैटरी इस पे चार्ज देती जाएगी, ठीक है, उतना ही हमारे पास इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। यानी अगर यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्जेस की बजाय 10 आ जाए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज 4 नेगेटिव चार्जेस की बजाय 10 नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी बैटरी जितने इसको चार्जेस देती जाएगी उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कब हम कहेंगे कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है, तो हम वो तब कहेंगे कि जब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, मतलब इन 2 चार्ज पैरेलल प्लेट्स का हमारे पास पोटेंशियल और इस बैटरी का पोटेंशियल हमारे पास जब सेम हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि हमारे पास कैपेसिटर चार्ज हो गया है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। फर्स्ट करें, एक अमीर आदमी है, अमीर आदमी के पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। एक गरीब आदमी है, गरीब का आदमी के पास 0 पैसे हैं, ठीक है। अब अमीर आदमी क्या करता है कि उसको थोड़े थोड़े 1-1 लाख रोज़ देता रहता है, 1-1 लाख रोज़ देता रहता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 1-1 लाख 50 दिनों बाद गरीब आदमी के पास 50 लाख हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें अमीर आदमी के पास कम हो के 50 लाख रह गए। अब दोनों के पास कितने हैं, 50 लाख हैं। अब हम कहेंगे कि अमीर आदमी गरीब आदमी को पैसे देगा, या जो अब गरीब आदमी जो कि अब अमीर हो चुका है वो दूसरे अमीर आदमी को पैसे देगा। तो अब कोई किसी को नहीं देगा, क्योंकि अब दोनों के पास अमाउंट इक्वल हो गई है। अब हम ये नहीं कहेगा कि अमीर आदमी देने वाला बंदा है या गरीब आदमी जो पहले गरीब था वो देने वाला बंदा है। अब दोनों के पास इक्वल अमाउंट हो गई है, लिहाजा ना ये इसको देगा कोई चार्ज, ना ये इसको कोई पैसे वगैरह देगा। तो इसी में हम कहते हैं कि जब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो यहाँ से चार्जेस इस कैपेसिटर पे डिपॉजिट होना बंद हो जाएंगे, ठीक है। और हम कहेंगे कि कैपेसिटर क्या हो गया है, चार्ज हो गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम इसकी इक्वेशंस की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, हमारे पास इंट्रोडक्शन भी हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गई। अब हम इसके बात करते हैं कि फार्मूला हमारे पास किस तरह से डेवलप होगा और किस तरह से उसकी स्टडी हम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा था कि जितना इस पर चार्ज आएगा उतना इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शन है V के, यानी जितना मैंने उसमें चार्ज दिया प्लेट्स से उतना इन प्लेट्स का पोटेंशियल बढ़ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जब भी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शन ख़त्म होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट C और साथ में पोटेंशियल V हमारे पास आ रही है, Q = C V। अब यहाँ पर देखिए ये C हमारे पास क्या है,
ये कांस्टेंट जिसको हम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हम इसको कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हम इसको कहते हैं। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, C इज इक्वल टू Q बाई V। ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला है। अब हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि ये कैपेसिटेंस होती क्या है, ठीक है। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखें। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस है कि द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। कि द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, कि किसी कैपेसिटर के पास कितनी एबिलिटी है कि वो चार्ज को स्टोर कर सके, ठीक है। अभी अगर तो हमारे पास एक कैपेसिटर है, फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल कि एक कैपेसिटर है वो 10 चार्ज स्टोर कर सकता है, दूसरा कैपेसिटर है वो 20 चार्ज स्टोर कर सकता है, तो हम कहेंगे कि 10 वाले की कैपेसिटी कम है, 20 वाले की कैपेसिटी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल एक छोटी बकेट है उसमें 10 बॉल आती हैं, बड़ी बकेट है उसमें 20 बॉल आती हैं, तो हम कहेंगे कि छोटी बकेट की कैपेसिटी कम है, बड़ी बकेट की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो एक कैपेसिटर के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सके, इसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब ये डिपेंड किस चीज़ पे करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। ये डिपेंड किस चीज़ पे करती है। तो फर्स्ट चीज़ जो ये डिपेंड करती है वो ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर पे करती है, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर कि हमारे पास कैपेसिटर किस शेप का है, क्या कैपेसिटर स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर भी होते हैं। क्या हमारे पास कैपेसिटर जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, या कोई ट्रायंगल सी बनी हुई है कि उसकी ज्योमेट्री किस तरह की है, शक्ल उसकी किस तरह की है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्री मतलब एरिया, ठीक है, कि हमारे पास एरिया कितना बड़ा है, क्या कैपेसिटर का एरिया बड़ा है, क्या कैपेसिटर का एरिया छोटा है, ठीक है। तो एरिया पे भी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, एरिया ज़्यादा होगा तो चार्ज ज़्यादा आएगा, एरिया कम होगा तो चार्ज कम आएगा, ठीक है। और जो हमारे पास तीसरी चीज़ है इसी पे, एरिया और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। यानी तीन चीज़ों पे ये तीनों पॉइंट तकरीबन एक ही हैं, ज्योमेट्री पे, एरिया पे और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड करती है कि हमारे पास इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना कम है या डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, या इन प्लेट्स का हमारे पास एरिया कितना है, या इन प्लेट्स की हमारे पास शक्ल कितनी है। इन सारी चीज़ों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, ठीक है। और जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसमें इस पर तफसील से बात होगी। अभी एक और जो नेक्स्ट चीज़ जिस पर डिपेंड करती है वो कौन से, मीडियम, मीडियम, ठीक है। मीडियम पे किस तरह से डिपेंड करती है कि इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान मीडियम कौन सा रखा हुआ है, क्या वो एयर है, क्या वो वैक्यूम है, या कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के इन प्लेट्स के दरमियान में मीडियम कौन सा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम देखने लगे हैं कि इस कैपेसिटेंस की हमारे पास यूनिट कौन सी होती है, C इज इक्वल टू Q बाई V। Q वो चार्ज है जो इन प्लेट्स पे स्टोर हो रहा है, और V इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जो हमारे पास कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाई V, यानी कि कूलम पर वोल्ट यूनिट इसकी, और इसको हम कंबाइन करके हम लिखते हैं कि ये क्या है, फेरेड के इक्वल है, ठीक है। इसको हमने एक नाम दे दिया फेरेड, क्योंकि हमारे पास साइंटिस्ट के नेम पे इसकी यूनिट रखी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फेरेड की डेफिनेशन, जो लास्ट इसमें चीज़ आ रही है कि डेफिनेशन ऑफ फेरेड हमारे पास क्या है। तो 1 फेरेड जो हमारे पास इक्वल होता है वो क्या होता है, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट है। कि हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, और 2 प्लेट्स पे अगर मैं 1 कूलम चार्ज डिपॉजिट करता हूँ, 2 प्लेट्स हैं उनके ऊपर मैं 1 कूलम चार्ज डिपॉजिट करता हूँ, और इन प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट तक बढ़ जाता है,
तो मैं कहूँगा कि इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो 1 फैरड है, ठीक है। कि अगर 1 कूलम चार्ज इस पर डाला और 1 वोल्ट तक इसका पोटेंशियल बढ़ गया, तो मैं कहूँगा इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास 1 फैरड है, ठीक है। हालांकि ये जो 1 कूलम चार्ज है ये बहुत बड़ा चार्ज होता है, ठीक है। इतना आसान काम नहीं होता कि इसको किसी कैपेसिटर पे स्टोर कराएं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल यूज़ में हम जो इसकी यूनिट्स यूज़ करते हैं कैपेसिटेंस की, वो कौन सी होती हैं? 1 माइक्रोफैरड यूज़ कर लेंगे या 1 पिकोफैरड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल में हम ये वाली यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो हमारे पास 1 फैरड यूनिट है ये बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल यूज़ में इतनी नहीं आती। तो हम जो प्रैक्टिकल यूज़ में हमारे पास जो यूनिट आती हैं वो 1 माइक्रोफैरड और 1 पिकोफैरड होते हैं, यानी 1 × 10⁻⁻⁶ फैरड या 1 × 10⁻⁻12 फैरड, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कैपेसिटर। 1 मिनट के अंदर अंदर इसको हम रिवाइज़ करते हैं कि हमने आज इसमें किया क्या क्या है। सबसे पहले हमने देखी कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि हमारे पास कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। फिर हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देखी कि हमने 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ली, जब उनको बैटरी से अटैच किया तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इन दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। जो हमने क्या कहा वो V है। और जितना कैपेसिटर हम कब कहेंगे कि फुली चार्ज हो गया है, कि जब बैटरी का पोटेंशियल और जो इन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल है वो सेम हो जाएंगे, ठीक है, तब हम कहेंगे कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है। उसके बाद हमने कहा था कि इसमें Q डायरेक्टली प्रोपोर्शन है V के इक्वल होता है कि जितना हमारे पास चार्ज बढ़ता जाएगा उतना इन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। Q = CV एक कांस्टेंट आ गया और वो हमने कहा कि ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो कि C = Q/V हमारे पास होगा। नेक्स्ट चीज़ हमने कहा कि कैपेसिटेंस क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई कैपेसिटर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है, और ये कैपेसिटेंस डिपेंड किस किस चीज़ पे करती है? ज्योमेट्री, एरिया, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स और मीडियम पे ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट चीज़ हमने कही कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है, वो हमने कहा कि फैरड है। फिर हमने कहा कि फैरड कितना होता है, वो हमने कहा कि 1 कूलम पर वोल्ट होता है। कि अगर एक चार्ज पैरेलल प्लेट्स पे 1 कूलम हम चार्ज डालें और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट तक बढ़ जाए तो हम कहेंगे कि उसकी जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो 1 फैरड है। और हमने कहा कि ये 1 फैरड बहुत बड़ी यूनिट है, लिहाजा ये प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं आती। तो प्रैक्टिकल यूज़ में जो हमारे पास यूनिट्स आती हैं वो 1 माइक्रोफैरड और 1 पिकोफैरड होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर है कैपेसिटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर अभी हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।